नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी से तीसरा लेसन मुकदमा यह लेकर आई हूँ और इसके लेखक जो है वो है गोविंद शर्मा। आज इसकी मैं आपको व्याख्या बताती हूँ, इसको समझाकर आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले हम गद्य संबंधित अगर हम देखें तो सबसे पहले जन्म इनका कहाँ हुआ। गोविंद शर्मा जी का जन्म 1946 में संगरिया राजस्थान में हुआ। परिचय: गोविंद शर्मा जी ने बाल कहानी, बाल उपन्यास, नाटक, व्यंग्य, जीवनी, लघु कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया। यानी बहुत सारी विधाओं में जो है इन्होंने लेखन किया है। प्रमुख कृतियाँ इनकी है दीपू और मोती, डोभी और राजकुमार, ये जो बाल उपन्यास है, हमें हमारा घर दो, मेहनत का मंत्र, ये कहानी संग्रह है, नया बाल दिवस ये नाटक संग्रह है, कुछ नहीं बदला, जहाज के नए पंछी यह व्यंग्य संग्रह है, और राम दिन का चिराग यह लघु कहानी संग्रह है। इसके अलावा अब ये जो गद्य हम पढ़ने जा रहे हैं मुकदमा, इसके बारे में यहाँ क्या लिखा है ये हम देखते हैं कि गद्य किस बारे में लिखा हुआ है। तो प्रस्तुत एकांकी, यह एकांकी है ना। ये जो गद्य है एकांकी के रूप में लिखा हुआ है। एकांकी क्या होती है? इन्हें मंच पर सादर करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो यह एकांकी मंच पर सादर की गई है। किस तरीके से प्रस्तुत की गई है कि प्रस्तुत एकांकी में नाटककार ने जल एवं वायु प्रदूषण पर प्रकाश डाला है। यानी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जल और वायु के प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ गया है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस पर यहाँ पर प्रकाश डाला है। दूसरी बात यह है कि लोग प्रदूषण के मूल कारण का पता नहीं लगाते हैं ना, मुख्य कारण क्या है उसका पता नहीं लगाते, बल्कि दूसरे पर वे केवल दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं, दूसरों को इस बारे में दोष देते रहते। लेखक का कहना है कि प्रदूषण का मूल कारण तो मानव ही है, अतः हमें प्रदूषण को समाप्त करने तो आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अब हमें इस लेसन में ये पता पड़ता है कि किस तरीके से हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं और अपनी गलतियों को नहीं मानते, और वो किस तरीके से मानना चाहिए। तो मुकदमा लेसन विद्यार्थियों, मुझे पता है कि जब व्याख्या करने के लिए मैं लेती हूँ तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, जबकि पोएम की व्याख्या में जो है वीडियो एकदम छोटा सा 7 या 8 मिनट का होता है, लेकिन ये लेसन बड़े होते हैं और उसको समझा के बताना होता है, इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। जबकि मैं फिर भी समय बर्बाद न करते हुए सीधे अपने एक्सप्लेनेशन पर ही ध्यान देती हूँ। तब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला ये दृश्य बताया गया, पात्र इसमें बताया गए हैं महाराज, फिर उसके बाद में महाराज के जो है मंत्री हैं एक, उनके बाद में हवा जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, पानी जिस पर मुकदमा चल रहा है, और कुछ लोग हैं, है ना, वहाँ पर दरबार में। तो महाराज का जो दरबार है, महाराज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, एक तरफ मंत्री व दरबारीगण भी बैठे हुए हैं, है ना, और सामने अन्य लोग बैठे हैं। जो यहाँ पे कुछ लोग जो दिया है वो कुछ लोग जो है वो सामने बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो महाराज के सामने जो सबसे पहला केस आता है, जो सबसे पहला मुकदमा आता है, वो इस तरह से कि महाराज पूछते हैं कि मंत्री जी, महाराज अपने मंत्री को पूछते हैं, शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं क्या? वे आ गए हैं क्या? मंत्री खड़े होते हुए बोलते हैं हाँ महाराज। महाराज बोलते हैं जिनके बारे में शिकायत है ये क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है? तो मंत्री बोलते हैं कि हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं, वे पास के कमरे में बैठे हैं। यानी लोग जो हवा और पानी के बारे में शिकायतें लेकर आए थे वे पास के बाजू के कमरे में जो है बैठे हुए थे। अब यहाँ पे महाराज बोलते हैं ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें, यानी जो भी ब्लेम लगाए गए हैं, जो भी मुकदमा है उसकी कार्रवाई शुरू करें। पहले पानी को बुलाया जाए। उन्होंने पानी को बुलाया। अब पानी किस रूप में आया सबके सामने? मंच पर। तो देखिए मंत्री इशारा करते हैं और भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है, यानी वो पानी में भीगा हुआ था, तो पानी का रोल यहाँ पे कर रहा है, पानी का कैरेक्टर, वो जो कैरेक्टर है वो पानी बना हुआ है ना, उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कल कल आवाज़ सुनाई दे रही है। देखिए यहाँ पे हमको आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कि अगर इस एकांकी को अगर आपको सादर करना है स्टेज पर तो आप किस तरीके से कर सकते हैं ना। उसके कपड़े के अंदर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कलकल आवाज़ सुनाई देती है। अब पानी बोलता है महाराज की जय हो। महाराज बोलते पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है, यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा, दंडित यानी सजा दी जाएगी, ठीक है। पानी बोलता है महाराज मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज़ है, मैं तो एकदम निर्मल हूँ महाराज, निर्मल यानी पवित्र, एकदम स्वच्छ हूँ, है ना। मंत्री बोलते हैं कि महाराज लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा, यानी स्वच्छ नहीं रहा, पवित्र नहीं रहा,
यह नदियों और गहवरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। यानी गहवरों यानी गड्ढे है ना, गड्ढों में, तो बोलते हैं नदी और गड्ढों में जब ये बहता है तो अपने साथ में कई तरीके की बीमारियां भी बहाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। फिर पानी बोलता है कि महाराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं, पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने के लिए छोड़ देते हैं। जोहड़ यानी छोटे तालाब जो होते हैं उसमें पशु पक्षी, भैंस गाय जो है वो नहाने के लिए चली जाती है, उसमें छोड़ देते हैं। पशु पक्षी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं ना, वहीं वे गंदगी करते हैं। गाँव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है, घर से निकलने वाली, फैक्ट्री से निकलने वाली। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ दिया जाता है। और जो शहर की गंदगियाँ जो शहर के गंदे नाले में वगैरह छोड़ी जाती है, वो गंदे नाले जाकर कहाँ मिल जाते हैं, नदियों में मिल जाते हैं, तो नदी का पानी भी गंदा हो जाता है। महाराज मैं अपने आप गंदा नहीं होता, मुझसे शिकायत करने वाली गंदा और दूषित करते हैं। तो पानी बोल रहा है कि मैं स्वयं थोड़ी दूषित होता हूँ, मैं स्वयं थोड़ी गंदा हो जाता हूँ, बल्कि जो लोग हैं जो मेरा उपयोग करते हैं और जो यहाँ आज शिकायत करने के लिए आए हैं, यही लोग जो है मुझे गंदा करते हैं, दूषित करते हैं। तो महाराज बोलते हैं भाइयों आपके पास इसका क्या जवाब है। लोग आपस में फुसफुसाकर बातें करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है, एक व्यक्ति बोलता है कि महाराज यह तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, यह तो इस पानी की मनमानी है। यानी ये बारिश के दिनों में कहीं बरसता है तो कहीं नहीं बरसता। तो पानी बोलता है कि नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है, जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है ना। पानी जो है ढलान पर ही बहता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काटकर वहाँ पर मैदान बना दिए। पहले जहाँ पर जंगल थे वो मैदान बन गए, पेड़ काट डाले, वन नष्ट कर दिए। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है। वर्षा न होने के लिए भी तो यही लोग जिम्मेदार है। यानी जहाँ ज़्यादा हरियाली होगी, ज़्यादा वन होंगे, वहाँ पर जंगल होंगे, वहीं पर जो है बारिश ज़्यादा होती है। तो अब ये सब तो लोगों ने काट दिया है, तो फिर वहाँ बारिश कैसे होगी। दूसरा व्यक्ति बोलता है अच्छा फिर अगर वन काट दिए हैं, सब ऐसा हो गया है और वहाँ इसलिए तुम नहीं बरसती हो, तो फिर अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। जब ज़्यादा वर्षा हो जाती, बाढ़ आ जाती, तब कौन जिम्मेदार है। तो पानी बोलता है जो बादल बनाए वह तो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। पानी बोले कि ये तो मेरी पुरानी जगह है सुस्ताने की, मतलब जैसे मैं पहाड़ों पर से जाता हूँ, नदी में बहता हूँ, सुस्ताने के लिए मेरी जो पुरानी जगह वहाँ जाता हूँ। लोगों ने ऐसी जगहों पर तो घर बना लिए, ऐसे में घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई हुई गलियों नालियों में घूमता रहूँ, यह कैसे संभव है। लोग क्या करते, घर बना लेते, आजू बाजू से छोटी छोटी नालियाँ छोड़ देते कि इसमें से बारिश का पानी और घर का गंदा पानी भी बह जाएगा। लेकिन ऐसा कहाँ तक संभव हो कि बारिश का पानी उतने से नाली में से बहने के लिए और उनकी बात माने और वैसे होता रहे, वो तो नहीं होगा है ना। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो नालियों को उफान आ जाएगा, नदियों को भी उफान आ जाएगा। तीसरा बोलता है महाराज हमारा गाँव सदियों से ऊँची जगह पर बसा हुआ है, हमने निचली जगहों पर कोई घर नहीं बनाया, फिर भी इस बार हमारा गाँव बाढ़ का शिकार हो गया। इतना ऊपर बनने के बाद भी। महाराज पानी पागल हाथी की तरह चलता है, हाँ आँख मूंद कर चलता है, ये पागल हो गया, ऐसा बोलना चाह रहा है। पानी बोलता है नहीं महाराज मैं देख कर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ। वो बोलता है कि मैं तो देखता हूँ, मैं ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, मैं तो नीचे ढलान की तरफ ही बहता हूँ है ना। कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश मैं नहीं करता। ये लोग जानते हैं इनके गाँव के पास एक पहाड़ है, यानी ये जो लोग हैं इनके गाँव के पास एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे, पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर धीरे धीरे आता था, क्योंकि जो वृक्ष है और वृक्ष की जड़ें वो पानी को रोक रोक कर आगे बढ़ने देती थी है ना। जो झाड़ है वो अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी को सोख लेते थे और उन झाड़ों के और जड़ों के बीच में से रास्ता बनाते हुए जो है पानी आगे जाता था और सीधे ये पानी जो है रास्ते या नदी नाले में बहता था। सीधे रास्ते से होते हुए नदी या नाले में चला जाता था, क्योंकि उस समय पेड़ों के कारण वो रास्ते ही ऐसे बन जाते कि नदी नाले में बह जाए। लेकिन अब सब पेड़ वगैरह कट गए तो सीधे घरों को ही धराशायी करता है वो। अब लोगों ने पहाड़ से वृक्ष साफ कर दिए। मैं उतरता नहीं हूँ बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ, क्योंकि कुछ बीच में रुकावट होंगी तो वो रुक रुक कर और नीचे आएगा, चलते हुए नीचे आएगा। लेकिन अब जो है कोई रुकावट ही नहीं है, इसलिए वो सीधे जैसे ही ऊपर गिरता है पहाड़ों पर बारिश, वैसे ही वो नीचे लुढ़कता हुआ पानी के रूप में आ जाता है। मुझे खुद पता नहीं चलता नीचे मैं कहाँ गिरूंगा। अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता। वो बोलता है अगर पेड़ लगे हुए होते तो ऐसा नहीं होता। इस बात के लिए तो ये गाँव वाले ही जिम्मेदार है जिन्होंने पेड़ों को काट दिया, जंगलों को नष्ट कर दिया है। अब महाराज बोलते कोई और शिकायत, तो कोई भी कुछ नहीं बोलता। तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियों को सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। अब यहाँ पर जो है महाराज बोलते हैं कि अब समझ लिया तुम लोग ने तुम सबकी क्या गलती है, तो फिर अब सब अपनी अपनी गलतियों को सुधार करो, पानी को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दो। अब दूसरा दृश्य देखते हैं। दूसरा दृश्य एकाकी का स्टेज के ऊपर जो है क्या है कि वैसा ही दरबार लगा हुआ है ना।
इस बार पानी की जगह जो है हवा आ गई है। हवा बनी लड़की के पंख उड़ रहे हैं। एक लड़की जिसने पंख लगा रखे हैं और वो हवा में वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो हवा का कैरेक्टर बनी हुई, जो कैरेक्टर है वो हवा है ना। पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधे उसी पर पड़ रही है, इसलिए उसके पंख हिल रहे हैं। साए साए की हल्की आवाज़ भी आ रही है ना। महाराज बोलते, मंत्री जी हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? तो एक आदमी आगे आ जाता है। वो बोलता है कि महाराज की जय हो, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती, यह हर समय यहाँ बदबू फैलाती है। इसकी बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है। बहुत बुरी बदबू, गंदी जो बास है वो हवा में से आती है, उसके कारण मुश्किल हो गया है रहना। तो हवा बोलती है, महाराज यह आरोप झूठा है, बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास न तो खुशबू होती है न बदबू, यानी जो हवा होती है वो खुशबू, उसमें उसका कोई खुशबू ही नहीं होती, न तो खुशबू न तो बदबू, वो खुशबू रहित होती है। पहले ऐसा नहीं होता था। आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षी को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती है और यह बदबू दूर तक फैलती रहती है। वो बोले कि अब ये लोग जो गंदगी कारखानों से फेंकते हैं, घर से फेंकते हैं, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर आकर मिल जाती है, वो गैसेस, और फिर उसके बाद में जो मैं बदबू लेकर यहाँ से वहाँ तक दूर दूर घूमती रहती हूँ। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग रातों में सोते हुए ही मौत के मुंह में चले गए थे। ये सन 1992 की वगैरह बात है। उस समय पर 92 नहीं, 1982-83 की बात है। उस समय 13-14 दिसंबर के समय पर जो है ये गैस रिसाव हुआ था। उस गैस रिसाव में जो है मीथेन गैस निकली थी, और मीथेन गैस इतनी जहरीली होती है कि वहाँ पर जितने लोग रात में सोए हुए थे वो मीथेन गैस के कारण लोग सोए के सोए रह गए। इतने लोग मरे, जैसे अभी हमारे यहाँ ये जो महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस की, और हम सुन रहे हैं कि इटली में जो है एक के ऊपर एक लोगों को इकट्ठे डालकर जला दिया गया है, कर दिया गया। सेम यही जो कंडीशन है ये भोपाल में उस समय मध्य प्रदेश में हुई थी, और वहाँ पे लोगों को ऐसे ही ढेर एक के ऊपर एक डालकर और पेट्रोल वगैरह डालकर उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि अंतिम संस्कार करने के लिए भी कोई नहीं था। लोग सोए के सोए अपने घरों में रह गए थे। मीथेन गैस की सिर्फ एक ही ये थी खासियत कि वो पहले माले से ऊपर नहीं जाती थी, एक मंजिली तक ही वो चढ़ सकती थी, तो उतने तक उसके ऊपर वाले लोग थोड़े बहुत सुरक्षित रह गए। लेकिन उन लोगों में आज भी बहुत से इफेक्ट हम देख सकते हैं उस गैस के कारण। बाद में सरकार ने उनको काफ़ी मदद वगैरह भी की, लेकिन इस तरीके से लोग वहाँ पर आधा भोपाल जो है वो नष्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसी जो गैस है वो हवा में मिल गई। तो अब हवा का क्या दोष है? और कितने ही लोग रात में सोए हुए ही मौत के मुंह में चले गए थे। और इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाए, सफाई रखें, कचरे में कंपोस्ट खाद बनाएं। अब ये बोले कि अब इन लोगों से कहना चाहिए कि आप गंदगी के जो है ढेर मत लगाया करो, बल्कि उस ढेर से, उस कचरे से जो है कंपोस्ट खाद बनाया करो, जो झाड़ों में, खेती में काम में आएगी, है ना। और विद्यार्थी मित्रों, अभी हम देख रहे हैं कि क्वारंटाइन के कारण हम लोग घर में ही बैठे हुए हैं, और उसके अलावा जो बाहर का जो कोरोना वायरस का जो उपद्रव मचा हुआ है, तो ये उपद्रव भी अब इसी तरीके का हमको दिखाई देता है ना। वायरस जो है कहाँ से आया? तो पक्षियों में से आया। पक्षियों में से कैसे आया? तो उसको खाने से आया, उसको नष्ट करने से आया। तो इस तरीके से हमको इन सब चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए, ताकि हम पर्यावरण को सही बना के रख सकें। नहीं तो आने वाली आगे की पीढ़ियाँ क्या सदैव अपने मुँह पर मास्क लगा कर ही रहेंगी? हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, लेकिन आगे वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको भी तो थोड़ा ज़िंदगी जीने की इच्छा है, उन्हें भी ज़िंदगी जीने दी जाए, है ना। हमने जितनी जी ली उतनी जी ली, कम से कम हमने देखा तो कि कैसे जिया जाता है। वो लोग जो बच्चे अभी बिल्कुल 2-4 साल के, 5 साल के, उनको तो अभी कुछ ज़िंदगी के मायने पता नहीं, और उनके मुँह पर जो है मास्क लगा हुआ है। बताइए आगे क्या होगा, है ना। आगे देखते हैं। आदमी बोलता है, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो, क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? यानी आदमी बोलता है कि तुम तो अचानक से ही, हवा को बोलता है, तुम अचानक से हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो और सब कुछ हमारा तबाह कर देती हो। क्या हम तुमको निमंत्रण देते हैं? न्योता यानी बुलाना, कि हम तुम्हें बुलाते हैं कि आओ और हमारी आंखों में घुस जाओ? तो हवा बोलती, मैं किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं करती, चलना मेरा काम है, आप कहते हो तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया। और हवा का चलना बंद हो जाता है, सभी घुटन महसूस करने लग जाते हैं। यानी हवा बोलती है कि मैं चलती हूँ तो तुम्हें तकलीफ होती है, अच्छा ठीक है लो, फिर मैं चलना बंद कर देती हूँ। परंतु जैसे ही वो चलना बंद करती है, लोगों को घुटन होने लगती है,
है। मंत्री बोलते हैं, अरे हवा रानी नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तुम चलोगी नहीं तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे। और ऐसे कहने पर हवा बहने लगती है। महाराज बोलते हैं, हवा के बारे में कोई शिकायत? तो औरत बोलती है, महाराज हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों? वो बोलती है, हवा बहे तो बहे, लेकिन हवा अपने साथ आंधी को क्यों ले आती, इतनी तेज क्यों हो जाती, सारा कचरा हमारे घर में क्यों ले आती है? तो हवा बोलती है, महाराज आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है ना, मेरे तेज चलने को ये आंधी का नाम देते हैं। वैसे तो मैं हर समय बहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो तब ये क्या करते हैं, तब ये पंखा को चलाकर मेरी गति को बढ़ा लेते हैं ना। घर घर में लोग क्या करते हैं, पंखे चला लेते हैं और हवा की गति को, स्पीड को जो है बढ़ा लेते हैं। हवा कम होती है तो हवा कम उसी जगह तरह जहाँ भी हवा कम होती है मैं तेज़ी से वहाँ चली जाती हूँ, और जहाँ जहाँ हवा कम होती है वहाँ हवा जो है पहले तेज़ी से चली जाती है। जब मैं तेज़ी से चलती हूँ तो रेत मिट्टी कूड़ा आदि जो भी हल्की चीज़ें रास्ते में होती है मेरे साथ उड़ने लग जाती है। वो बोले कि अगर मैं तेज़ी से चलूँगी तो रास्ते में जो भी चीज़ें होंगी वो मेरे साथ उड़ेंगी, और जो हल्की होंगी वो ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं, इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घरों में जाता है। जब ये बाहर फेंक देते हैं, उसको एक उचित जगह पर नहीं फेंकते या उससे खाद नहीं बनाते, तो फिर मैं उड़कर वापस इनके घर में हवा के रूप में हवा के साथ में चला जाता है, वो कचरा मेरे साथ में चला जाता है। महाराज बोलते हैं, लोग अपने गाँव या शहर में पॉलीथीन की थैलियाँ सड़कों पर फेंक देते हैं। वो हवा महाराज को बोलती कि महाराज लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियां सड़कों पर फेंकते हैं, वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती है और फसलों को भी नुकसान पहुंचाती है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें मेरा भी मन बड़ा दुखी हो जाता है। वो बोले कि लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ भी बाहर फेंक देते हैं, वो मेरे साथ में उड़कर हवा में पहुँच जाती है, और हवा मेरे साथ उड़कर खेतों में पहुँच जाती है, और फिर वो खेतों को भी बड़ा नुकसान पहुँचाती है। अब उसका भी मन बड़ा दुखी होता है हवा का कि ये सब कचरा लेकर उसे उड़ना पड़ता है। महाराज बोलते हैं, मैंने सबकी बात सुनी है, लोग हवा पानी से दुखी तो है पर कसूर इनका नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी ये दूषित होने से बचेंगे। और आज हमें भी कोरोना वायरस के समय में सफाई की आदत को अपनाना होगा, है ना। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए, यहाँ तक कि हम पशु पक्षियों को भी नुकसान न पहुंचाए। प्रकृति प्रदत्त किसी भी चीज़ को हम नुकसान न पहुंचाए तो ही हमारा जीवन जो है वो खुशहाल बना रहेगा। जैसे ही हमने प्रकृति को डिस्टर्ब करना शुरू किया, वैसे ये प्रकृति जो है हमारा सफाया यहाँ से कर देगी। इसलिए हमें सदैव अच्छे से रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुँचाए और इन्हें प्रदूषण से बचाने के उपाय खोजें। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण, नभ प्रदूषण, है ना, जो भी वो हवा के रूप में वहाँ पहुँचता है, ये सारे प्रदूषणों से हमको पृथ्वी को बचाना चाहिए। उचित कार्रवाई करें, और इसके लिए जो भी उचित कार्रवाई, किसी को दंड देना हो, सजा देना हो, वो भी देना चाहिए। इसमें ही हमारा भला और बचाव है, और इसी से हमारा भला होगा, अच्छा होगा, इसी से हमारा बचाव है। लोग हवा पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते। तब जो लोग वहाँ पे मुकदमा लेकर आए थे हवा और पानी के विरोध में, वो फिर समझ जाते हैं और हवा और पानी को अपना दोस्त मानते हैं, उनको दोस्ती का भाव दिखाते, कहते हैं कि अब जैसा आप कहते हो वैसा हम करेंगे, वैसे ही रहेंगे, और वहाँ से चले जाते हैं। यह मुकदमा जो लेसन है, यह हवा पानी का संग्रह, मुकदमा हवा पानी का इस संग्रह से लिया हुआ है। विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको मुकदमा, यह अध्याय अर्थात यह एकांकी जो है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे लिख सकते हैं आप। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और आपका साथ मेरे साथ रहना चाहिए बस। फिर मैं आपकी पढ़ाई यूँ चुटकियों में करवा दूँगी और रोज़ नए नए वीडियोस डालूँगी। तो कृपया मेरा साथ दें, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्ते।